गुड इवनिंग, मेरा नाम विनोद कुमार है और आज हम आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, इसके बारे में समझाएंगे। हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या क्या होते हैं। हमने इनकी नॉर्मल प्रॉपर्टी पढ़ी है जो हम इस चैप्टर में या फिर जो ये क्लास है आपकी, इस क्लास में हम उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि अम्ल और क्षारक, हमने इनकी है ना जो एक नॉर्मल डेफिनेशन है वो पढ़ी है कि अम्ल क्षारक क्या होते हैं कि अम्ल, ठीक है, अम्ल क्या होते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं। हमने यही पढ़ा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो होते हैं अम्ल, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, ठीक है। अब देखो, और इसके अलावा हमने स्पर्श के बारे में पढ़ा है कि अम्ल क्या होते हैं कि स्पर्श में पता नहीं कैसे होते हैं, लेकिन क्षारक क्या होते हैं कि स्पर्श में साबुन की तरह चिकने होते हैं, तो है ना, ये चिकने होते हैं और ये भी चिकने होते हैं, लेकिन ये साबुन की तरह होते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक की हमने नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमारे पास जो ये चैप्टर है इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने लवण के बारे में पढ़ा है छोटी वाली क्लासों में कि लवण क्या होता है कि जब अम्ल और क्षारक दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इन दोनों से क्या होता है कि जो भी हमारे पास उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं। ये अभिकारक उत्पाद हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अम्ल और क्षारक के बारे में क्या है कि जैसे जो अम्ल होते हैं हमारे इधर राजस्थान में जो खाने वाले नहीं होते, ठीक है, जो हम छोटी मोटी पंचायतों में लेते हैं काला काला, वो नहीं होता, ठीक है। अम्ल एसिड्स, ठीक है, कि जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3, इनके बारे में जो भी होता है, तो ये सारे अम्ल होते हैं। अगर मैं HCl की और क्षारक को भी ले लेते हैं जो हाइड्रोक्साइड में होते हैं, कार्बन में होता है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोक्साइड में कोई भी लेता हूँ, ठीक है, जैसे मेरे पास क्षारक है NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल क्या होता है HCl। अगर मैं इन दोनों की अभिक्रिया करवाता हूँ तो इन दोनों की अभिक्रिया के दौरान मेरे पास बनता है NaCl प्लस H2O। NaCl क्या होता है, नमक, साधारण नमक। H2O क्या होता है, पानी। कि जब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया होती है तब लवण का निर्माण होता है। अब इसके साथ जल का भी निर्माण हो सकता है, ठीक है, लवण प्लस जल। अम्ल क्षारक की अभिक्रिया होगी, इसके बाद इससे लवण का निर्माण होता है, हमने ये पढ़ लिया। अब ये तो बताते हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, है ना, लवण क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। उसके बाद हमने छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। ये सूचक अब होते हैं सूचक। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारक का निर्धारण करने का कार्य करते हैं कि मेरे पास कोई अम्ल है या क्षारक है। जैसे एसिड है तो एसिड में मैं हाथ डुबो के बताऊंगा नहीं कि वो अम्ल है ना, हाथ जल जाता है, एसिड होते हैं। तो हमने रेगुलर रूप में कई सारे एसिड्स का यूज़ किया है। जैसे हमारे घरों में भी एसिड्स का यूज़ होता है नॉर्मल साफ सफाई के लिए, तो हमारे घर में मना किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम नहा लेते हैं उससे। तो उसमें इस घटना में क्या होता है कि जैसे हमारे पास सूचक होते हैं वो अम्ल और क्षारक का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। अब जैसे हम इसकी परिभाषा लिखते हैं तो वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक का निर्धारण करने का कार्य करते हैं वे सूचक कहलाते हैं। अब सूचक दो तरीके होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक, एक होते हैं क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूचक बोल सकते हैं इनको, संश्लेषित सूचक बोलते हैं, सॉरी संश्लेषित, जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है यूज करने के लिए। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं कि जो हमें प्रकृति में डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित कैसे कौन से होते हैं, जिनको हम बनाते हैं और उसके बाद उसका यूज करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं ना, उनको हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। संश्लेषित, सॉरी संश्लेषित, ओके, ठीक है। प्राकृतिक सूचक में क्या होता है, हल्दी, गुड़हल, और संश्लेषण में क्या होता है, फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, कि अगर हमको कोई भी पदार्थ दे रखा है, कोई भी विलयन दे रखा है अम्ल या क्षारक का, तो उसको हाँ हम टेस्ट करके बताएंगे नहीं, या फिर उसको छू के भी नहीं बता सकते कि वो अम्ल है या क्षारक है। तो उनमें कई सारे पदार्थ डाले जाते हैं जिससे या तो उनका रंग चेंज होता है या फिर कई सारी घटनाएं होती है जो केमिकल रिएक्शन में होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं जैसे हल्दी और गुड़हल, ये हमको नेचुरली प्राप्त हो जाते हैं। हल्दी हम सबको घरों में पाई जाती है,
हल्दी से कई बार शादियों में हम ना वो पीटी भी करते हैं, ठीक है। अब गुड़हल का होता है, गुड़हल के फूल हम सबने देख सकते हैं गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। तो अब इनको जब अम्ल या क्षारक में डाला जाता है तो ये अपनी जो भी गुण धर्म होते हैं, चाहे रूप रंग वो इनमें चेंज कर देते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमको पता चलता है कि कौन क्षारक है कौन अम्ल है। फिर उसके बाद फेनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और एक आता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक तरह के पेपर होते हैं जो हमने कई सारे कॉपी के पेपर होते हैं ना, वैसे एकदम अच्छे पेपर्स होते हैं, मेरे पास पड़ा है, इनकी कभी दिखाएंगे, ठीक है। तो फेनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस पत्र ये एक तरह के केमिकल बेस जो भी हमारे पास होते हैं सूचित, और जब इनको अम्ल या क्षारक में डाला जाता है तो इनसे है ना कहीं रंग चेंज हो जाता है। अब हमने लिटमस पत्र का परीक्षण हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि लिटमस पत्र का जो परीक्षण होता है, लिटमस पत्र परीक्षण। अब इस परीक्षण में क्या होता है कि जब अम्ल और क्षारक में लिटमस पत्र मिलाए जाते हैं, लिटमस पत्र वैसे रंग के आधार पर दो भागों में बढ़ जाते हैं, जो होते हैं कि लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। अगर मैं अम्ल में, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है इस लिटमस पत्र के परीक्षण के लिए, अनीला ना, कि अम्ल में जब नीला लिटमस पत्र डाला जाता है, तो वह लिटमस पत्र लाल में बदल जाता है, लाल लिटमस पत्र में बदल जाता है। अब देखो हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, लेकिन लाल लिटमस पत्र का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो क्षारक होते हैं, क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हमको सिर्फ अम्ल क्या याद रखना है, क्षारक का ऑपोजिट ऑटोमेटिक याद हो जाता है। और तुम आपके टॉपिक में कुछ और चीज़ें दे रखी है इसमें कि अम्ल क्षारक के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनको भी समझना होता है, सूचित क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि अम्ल और क्षारक होते हैं वो धातु के साथ, आपके पास अगला टॉपिक है इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अम्ल और क्षारक की अगर मैं धातु के साथ अभिक्रिया करवाता हूँ तो उसमें लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे कि हमारे पास पहला पॉइंट है रासायनिक गुणधर्म का, रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि जो भी हमारे पास धातु या नहीं अम्ल या क्षारक है, अम्ल या क्षारक, इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है। और किस किस से करवाई जाती है, सबसे पहला अगर मैं किसी भी धातु से अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया करवाता हूँ तो उसमें हमारे पास धातु की अम्ल या क्षारक दोनों में से किसी के भी साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास लवण प्राप्त होगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं धातु, जैसे धातु में मैं ले लेता हूँ कैल्शियम प्लस अम्ल ले लेते हैं, इस बार HNO3 ले लेते हैं, ठीक है। और या फिर कैल्शियम की जगह यहाँ पे ये ले लो, पोटेशियम ले लेते हैं। और ये तो मेरे पास है एक तरह का अम्ल, ये मेरे पास धातु है। अब अम्ल की जगह में अगर इसी की अभिक्रिया किससे करवा दूँ, एन या फिर KOH CaOH का होल प्लस, अगर इसके साथ करवा देता हूँ, दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं। देखो ये हमारे पास एक तरह का क्षारक है। अगर मैं धातु की अभिक्रिया करवाता हूँ अम्ल और क्षारक के साथ तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास प्राप्त होता है KNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ पे मेरे पास क्या प्राप्त होता है KOH प्लस KOH भी एक तरह का क्षारक होता है। तो यहाँ पे KOH नहीं बनेगा, मैं यहाँ पे K की जगह यहाँ पे प्रोडक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्षारक के साथ अगर मैं लूँ, जैसे क्षारक होता है मेरे पास NaOH, अगर मैं इसकी कार्बन के साथ अभिक्रिया करवा देता हूँ, ठीक है। कार्बन एक तरह का धातु होता है, अगर कार्बन के साथ करवाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे प्राप्त होता है इसमें एक स्पेशल अभिक्रिया होती है। जैसे मेरे पास अगर NaOH है या फिर Zn है, NaOH की अगर मैं अभिक्रिया करवा देता हूँ Zn के साथ तो हमारे पास एक अभिक्रिया होती है जिसमें हमें प्राप्त होता है Na2ZnO2 प्लस H2 बाहर निकल जाती है। ये एक स्पेशल कैटेगरी की होती है। इसमें अगर मैं धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाता हूँ तो मेरे पास एक अलग ही स्पेशल क्या उत्पाद होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट,
सोडियम जिंकेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो जलन होता है जिंक की जो संयोजकता होती है, क्योंकि एक संक्रमण जो कैटेगरी का तत्व होता है, इसलिए इसकी संयोजकता अलग अलग कई सारी तरह की होती है। ठीक है, अब इस घटना में ये जो जिंक होता है वो अपनी संयोजकता अलग अलग प्रदूषित करने के कारण यहाँ पे सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। सेकेंड, जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनमें हमारा दूसरा गुणधर्म होता है कि जो धातु कार्बोनेट होती है या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उनकी अगर अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है। इधर देखो, अगर मेरे पास धातु कार्बन प्लस या फिर या प्लस में धातु हाइड्रोजन कार्बन, देखो अम्लीय से साफ करना पड़ता है क्योंकि यदि तंगी आई हुई है तो ऐसे कि हाँ तंगी के कारण थोड़ा सा बस्टर का भी है ना, थोड़ा सा वो नहीं है, इसलिए ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, अभी देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे धातु कार्बोनेट होता है, धातु कार्बोनेट Na2CO3 ले लो, Na2CO3 ये तो हमने पढ़ रखे हैं है ना कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लेते हैं NaHCO3। अब Na2CO3 क्या होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मैं धातु कार्बोनेट, ये क्या है धातु कार्बोनेट, सोडियम क्या है धातु और इसके पीछे कार्बोनेट हो जाएगा तो धातु कार्बोनेट। सोडियम क्या है धातु, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन और कार्बोनेट का कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मैं इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाता हूँ प्लस अम्ल, अगर अम्लों के साथ इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा तो मेरे पास जो उत्पाद है वो लवण के रूप में प्राप्त होता है, लवण में। अगर देखिए मैं इसकी HCl के साथ करवाऊंगा क्या बनेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, पानी। तो यहाँ पे करवाओ HCl की डिग्री, HCl में वापस ही है। ठीक है, लेकिन इसमें अणु ज़्यादा प्राप्त होंगे, तो इसमें भी बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ NaCl तो मेरे पास कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा में भाग हो गया तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है प्लस जल। ठीक है, तो जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये हमको याद रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपके टॉपिक में क्या देखा है, थर्ड कहाँ टॉपिक है, धातु कार्बोनेट हो गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, आपके पास अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी। उसके बाद अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं, ये तो उदासीनीकरण हमने पढ़ रखा है। ये जो अब जब है ना थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट 3 है, ये थर्ड वाला पॉइंट, कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया हो जाती है आपस में तो क्या होता है, जो अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया होती है हम उसको लिखते हैं उदासीनीकरण, है ना। उदासीनीकरण का मतलब ये नहीं कि ना उदास हो जाता है कोई भी, है ना, हम जैसे साइड होते हैं वैसे नहीं। ठीक है, उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी विलयन होता है उसका pH मान, ठीक है, कि उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, जैसे हमने pH स्केल पढ़ी है कि जो चीज़ 0 से शुरू होती है 14 तक खत्म होती है, और जो 7 होता है उसका है ना उदासीन पॉइंट होता है, जहाँ पे उस विलयन की pH कोई नहीं। और जैसे हम इधर जाते हैं, इधर जाने पर उसकी अम्लता बढ़ने लगती है, इधर जाते हैं है ना तो इधर उसकी क्षारीयता बढ़ने लगती है। तो इन दोनों घटनाओं में अगर जो विलयन होता है उसका pH अगर 7 हो जाता है, उदासीन हो जाता है, तो हम इस घटना को उदासीनीकरण कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उससे उनको लवण प्राप्त होता है और जल का निर्माण होता है। जो लवण होता है उसका pH होता है उदासीन होता है लगभग 7 के आसपास, जब है ना तो यही होती है हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे मैंने अम्ल की जगह पे HCl ले लिया, जल की जगह पे NaOH ले लिया, लवण की जगह पे NaCl और जल की जगह पे H2O। तो यही हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, इफ यू वांटेड, जरूरी नहीं। नेक्स्ट हमको क्या देखा है, ऐसे देखो अगला पॉइंट क्या देखा है, ठीक है, तीसरा पॉइंट कि अगर धातु ऑक्साइड है मेरे पास, धातु ऑक्साइड की अगर अभिक्रिया करवाई जाती है
अम्ल के साथ। हम इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि क्या करेंगे। इधर देखो धातु ऑक्साइड जैसे मेरे पास बार बार एम जी नहीं लेते, एन नहीं लेते, इस बार एम जी ले लेते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है। अगर मैं इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाता हूँ तो इसका क्या हो जाता है, HCl के साथ करवाऊंगा, क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2O, इनका निर्माण होता है। मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का है सॉरी चलिए यहाँ पे लवण का निर्माण होता है। फिर हाइड्रोजन गैस H2O, लवण पर जल MgClH2, ठीक है। इधर देखो जो धातु ऑक्साइड है मेरे पास Mg यहाँ पे क्या है, धातु ऑक्सीजन ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। MgCl2 हमारे पास क्या है, एक तरह का लवण है। और जो क्या बोलते हैं H2O क्या है मेरे पास, जल। तो जब धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। हमको ये याद रखना होता है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तथा याद रखना होता है कि हमारे 8 क्लास का या फिर 9 क्लास का टॉपिक होता है कि जो धातु ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये 8 क्लास का टॉपिक है, ठीक है, जो हमको आना चाहिए लेकिन हमको नहीं आता है क्योंकि हम लॉकडाउन में पास हो रहे हैं खुद गलती से। उसके बाद है ना अम्ल और क्षारक की समानता है। देखिए जलीय विलीन में अम्ल और क्षारक का योग होता है हमारे पास। इसके अलावा कुछ सारे टॉपिक हैं, पीएच स्केल दे दिखा है, दैनिक जीवन में महत्व है, ठीक है। तो ये हम अगले वाले वीडियो में समझा देंगे। अभी के लिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम छोटा सा ही बना रहे हैं, ठीक है, 15-20 मिनट का जो भी है। और आप लोग थोड़ा सा देख कम रहे हो इसलिए थोड़ा सा वीडियो वॉच कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा हो। और काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसके बाद कमेंट्स में कुछ नहीं मिलता है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यू आ रहा है, क्या आपको नया चाहिए, तो हम कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट और करेंगे। तो अपने सजेशन नीचे कमेंट में दीजिए और सब्सक्राइब करें। बार कहना तो चाहिए लेकिन करते हैं टाइम से, ठीक है। ओके, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।